Hello and good morning, everyone. Welcome to today's daily news analysis with me, सिद्धार्थ कुमार. और आज की कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हम देखेंगे, लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट. सबसे पहला आर्टिकल है ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो आपका फ्रंट पेज पे आया है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है कि विल द इलेक्टोरल बॉन्ड रिवील द सोर्स ऑफ फंड्स. यानी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लाए थे टू ब्रिंग विद द आर्ग्यूमेंट कि ये जो है ट्रांसपेरेंसी लाएगा पॉलिटिकल फंडिंग में. बट अगेन इसके अगेंस्ट पिटिशंस हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स रादर देन ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी ब्रिंग्स ओपेसिटी टू दी पॉलिटिकल फंडिंग, और ये फ्री और फेयर इलेक्शन को अंडरमाइन करता है. तो इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड दिस आर्टिकल रिलेट्स टू जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस. इसके बाद द नेक्स्ट वन इज ऑन द इको सेंसिटिव जोन्स. अगेन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही रिलेटेड है बेसिकली. इसी साल जून में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जहां पे सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो भी आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनका जो 1 किलोमीटर का एरिया है उनके अराउंड, उस 1 किलोमीटर के एरिया में जो है आपके इको सेंसिटिव जोन्स रहेंगे. और ये इको सेंसिटिव जोन्स बेसिकली बफर जोन्स होते हैं या ट्रांजिशन जोन्स होते हैं फ्रॉम हाई प्रोटेक्शन टू लो प्रोटेक्शन जोन्स, और इसमें कई एक्टिविटीज प्रोहिबिट की जाती है. और बिकॉज ऑफ दिस ओनली जो लोग इस काफी लोग जो केरला में है प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, क्योंकि उनको ये फियर है कि उनकी काफी जो एक्टिविटीज हैं इस जोन में पर्टिकुलरली फार्मिंग से रिलेटेड, वो इस जजमेंट के कारण इम्पैक्ट होगी. और दैट्स वाई केरला ने जो है रिव्यू पिटिशन डाली है अगेंस्ट दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि इट विल टेक अप द रिव्यू ऑफ द जजमेंट. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, all that thing that we will discuss. Now, next one is our editorial that do not ignore the role of women in livestock farmer. यानी सी देखिए 15th अक्टूबर इज इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन, राइट. इसी में जो है कहा गया है कि जो आपकी रूरल इकोनॉमी है उसमें हम जानते हैं फार्मिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. और फार्मिंग में भी लाइव स्टॉक फार्मिंग अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है ग्रेजुअली, राइट. और लाइव स्टॉक फार्मिंग में इट इज बीइंग सेड दैट वी हैव अंडर एस्टिमेटेड द रोल ऑफ वुमेन फार्मर्स. तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है, उसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि व्हाई वी हैव अंडर एस्टिमेटेड, और अंडर एस्टिमेट करने का इम्पैक्ट क्या है, और क्या करना चाहिए कि हम प्रॉपर एस्टिमेशन करें, और क्या हमें मेजर्स लेने चाहिए कि वुमेन लाइव स्टॉक फार्मर्स जो है ज्यादा प्रोडक्टिव बने, और दोनों वुमेन को भी बेनिफिट हो और लाइव स्टॉक फार्मिंग को भी बेनिफिट हो. ये आर्टिकल स्पेसिफिकली आपके GS3 इकोनॉमी में आता है, जहां आपका स्पेसिफिकली टॉपिक मेंशन्ड है सिलेबस में, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग. तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है, तो इसलिए काफी रेलिवेंट है आपके लिए ये समझना. देन नेक्स्ट वन इज नो टाइम फॉर प्लेसिबो. बेसिकली अभी आपने पढ़ा होगा WHO ने कुछ जो कोल्ड कफ के लिए सिरप्स वगैरह थे जो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड थे, और वो गाम्बिया में इट वाज सीन दैट सम चिल्ड्रन डाइड टेकिंग बिकॉज ऑफ दैट. एज ए रिजल्ट WHO ने उन पे जो है इट कॉल्ड देम इट कॉल्ड कि इनको यूज नहीं करना है. वी विल डिस्कस अबाउट इट. और ये GS पॉलिटी 2 में इसलिए है क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो सेंट्रल ड्रग CDSO है, जो ड्रग रेगुलेटर है, इट नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल. GS2 में पॉलिटी में आपकी रेगुलेटरी बॉडीज आती है, तो उससे रिलेट करता है, कहीं ना कहीं वो डिस्कस करेंगे. देन स्मैश इट इज अबाउट नासाज डार्ट मिशन डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट. बेसिकली इसमें डिस्कस करेंगे इस मिशन के बारे में, व्हाट वाज इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इट वाज सक्सेसफुल मिशन, और चाइना भी एक सिमिलर मिशन अटेम्प्ट कर रहा है, तो वो डिस्कस करेंगे. एंड लास्टली ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इस साल का आ गया है, एंड अगेन इट इज जहाँ पे इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रखा है एट रैंक 107, दैट इज इवन बिलो पाकिस्तान. पाकिस्तान को 99 रैंक दी गई है और इंडिया को 107. तो डिस्कस करेंगे कि किस कारण से इंडिया की इतनी लो रैंक आई है, और क्या पैरामीटर्स होते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और किन पैरामीटर्स पे इंडिया ने पुअरली परफॉर्म किया है, और किन पैरामीटर्स पे जो है अच्छे से परफॉर्म किया है. ये आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 में आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, जहां आपको टॉपिक है इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर. तो ये टॉपिक है, उससे रिलेट करता है. कहीं ना कहीं इसका डेटा और इसमें जो चीजें हैं वो आपको, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा आपको मेंस में, तो वहां पे यूजेबल होती है, या फिर हो सकता है प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाए. Now, before discussing the articles, we have launched foundation course for 2024. जो लोग 2024 में UPSC CSE टारगेट कर रहे हैं उनके लिए we have launched foundation course.
And again, we will be completing complete syllabus in a comprehensive and a systematic manner. आपका पूरा करंट अफेयर्स का भी कवरेज रहेगा। तो बेसिकली डेली बेसिस पे तो ये डीएनए होता ही है, मंथली बेसिस पे आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, एनुअल बेसिस पे आप कंपाइलेशन पढ़ते हैं, बट एक वीकली बेसिस पे जो आपका पढ़ने का जो है लिंक छूटता है, तो यहाँ पे हम जो है वीकली बेसिस पे आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स का कवरेज होगा, आपको नोट्स मिलेंगे और जो है आपके क्विज होंगे। डेली क्लासेस के बाद क्विज होगा, ताकि जो भी आपने पढ़ा यू कैन टेस्ट कि क्या कितना आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल है। पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप रहेगी मंथली बेसिस पे, सो दैट जो भी आपका एक स्टूडेंट प्रोग्रेस ट्रैकर रहेगा उसमें सारा आपका प्रोग्रेस ट्रैक किया जाएगा कि आपने क्लासेस अटेंड की या नहीं की, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा क्विजेस में या टेस्ट सीरीज में, और उसके बेसिस पे आपसे डिस्कशन की जाएगी कि व्हाट थिंग्स यू कैन डू टू कीप योर प्रिपरेशन ऑन ट्रैक। साथ में प्री एंड मेंस टेस्ट सीरीज इज इंक्लूडेड, सो दैट आपका रेगुलर इवैल्यूएशन होता रहे। एंड ऑल्सो एक्सेलरेटेड एनसीईआरटी प्रोग्राम जो चल रहा है हमारा, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। इस प्रोग्राम के थ्रू आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी फॉर योर प्रिपरेशन, तो सो दैट जो भी आगे का आपकी जर्नी रहेगी यूपीएससी की, इट बिकम्स ईजियर, राइट। सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अगर आप अभी ज्वाइन करते हो, सो दिस इज इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम। द कोर्स फी आप देख सकते हो इज 79,900 ओनली एंड 65,000 फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बाकी आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर क्वेरी या इंटरेस्ट फॉर्म भर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Now let's discuss. So सबसे पहले electoral bonds पे, तो let's even before going through the article, let's understand more about electoral bonds, क्योंकि article में इतना कुछ दिया नहीं है, but it is more important to understand electoral bonds. So obviously government ने जो introduce किया था, कहा था it will bring transparency in political funding, right? So कैसे ये transparency लाएगा? For that let's see the features. So सबसे पहली बात तो they are bearer instrument, like a promissory note and interest fee, यानी जिसके पास भी इंस्ट्रूमेंट होगा, दैट पर्सन कैन इनकैश इट्स वैल्यू, ओके। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया या कोई भी चीज जो कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया वही परचेज कर सकते हैं, एंड दे आर they can be purchased in specific multiples of 1,000, 1,000 rupees, 10,000 rupees, 1 lakh, 10 lakh, so on so forth. And that too, ऐसा नहीं कि हर जगह से परचेज कर सकते हो, only from specified branches of State Bank of India. Also, जो खरीद रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, दैट पर्सन कैन ओनली बाय इफ इट फुलफिल्स केवाईसी नॉर्म्स। तो एक तरीके से जो भी खरीदेगा उसको केवाईसी नॉर्म्स फुलफिल करने हैं, एंड ऑल्सो जो पेमेंट होगा वो बैंक अकाउंट से होना चाहिए। तो कोई भी कैश पेमेंट नहीं होगा, राइट, कैश पेमेंट नहीं होगा और बैंक अकाउंट से नहीं पेमेंट होना चाहिए। ऑल्सो इट विल नॉट कैरी द नेम ऑफ पेई, यानी जिस पर्सन ने इसको खरीदने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए पैसे दिए, तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे उसका नाम नहीं होगा, एंड दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न। सो यही कॉज ऑफ कंसर्न है कि भाई जब आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं तो फिर कैसे पता चलेगा कि किसने फंडिंग दी है, राइट? हाउ विल वी कम टू नो हु हैज गिवन हाउ मच फंडिंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। एंड फर्दर इलेक्टोरल बॉन्ड की लाइफ सिर्फ 15 दिन होगी, बट नाउ दिस इज अनदर कॉज ऑफ कंसर्न कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जो है आपका आईटी एक्ट से भी एग्जेम्प्ट है, और सेक्शन 29C से भी एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उससे एग्जेम्प्ट है, ठीक है। सेक्शन 29C ऑफ आरपीएल। नाउ ये क्या है? ये बोलता है कि बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज को 20,000 से ऊपर, सो रुपीज 20,000 से ऊपर जो भी डोनेशन आती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्क्लोज करनी होती है। बट अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एग्जेम्प्ट, तो उनको अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू ये डोनेशंस मिलती है तो उनको ये डोनेशंस डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ेगी। Now, who can, which political parties can, get electoral bond donation in form of electoral bonds? कौन सी political parties को donation मिलेगा electoral bonds के form में? वही political party जो registered है first of all, और secondly, which has secured not less than 1% of votes polled in the last general election to House of People or Legislative Assembly. और प्लस एक और चीज है कि ये जो बॉन्ड्स है दे कैन बी इनकैश्ड बाय एलिजिबल पॉलिटिकल पार्टी only through a designated bank account. So yes, to some extent, transparency है कि सिंस इसमें कैश का यूज नहीं होगा तो ट्रांसपेरेंसी है। सिंस जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसका जो यूज करेंगी अपने डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में यूज करेंगे, ट्रांसपेरेंसी है। बट ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी कहाँ पे है? जो डोनर है उस ये नहीं पता चलेगा क्योंकि उसका नाम नहीं होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, राइट।
डोनर का नाम नहीं होगा तो ये नहीं पता चलेगा कि भाई इस पॉलिटिकल पार्टी को अगर ये बॉन्ड्स मिले हैं तो किसने ये पैसा दिया हुआ है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये जो है सोर्स क्या है ये भी नहीं पता चलेगा हमें फंड्स का, और किसने दिया है ये भी नहीं पता चलेगा। तो जब आप लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को इलेक्ट कर रहे हो और अगर आपको पता नहीं है कि उसको पैसा कहाँ से मिला है, सो अगेन इट कहीं ना कहीं अंडरमाइन करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को। बट ऑन दी अदर हैंड द आर्ग्यूमेंट इज कि डोनर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करने का या उसको एनोनिमस रखने का आर्गुमेंट ये है कि अगर बता देंगे हम तो हो सकता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगा, राइट। सो इट इज पॉसिबल दैट दे कुड बी पॉलिटिकली विक्टिमाइज। तो दोनों साइड पे आर्गुमेंट से आप लोग कमेंट्स में बताइए कि वेदर इट की जो डोनर की जो है डिटेल्स शुड बी डिस्क्लोज्ड और नॉट। इनफैक्ट यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछी है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिवील करेंगे सोर्स ऑफ फंड्स। सो दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज टू दी सेंटर, राइट। और यही चीज है मेनली। और एक और रिलेटेड इशू है इसमें कि वेदर और नॉट पॉलिटिकल पार्टीज कम अंडर द एम्बिट ऑफ आरटीआई। तो ये सब चीजों पे जो है पिटीशन है, राइट। अभी तक कोई डिसीजन नहीं है, राइट। एंड ऑल दीज थिंग्स हैव अ बियरिंग ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन which is one of the crucial requirements for a well functioning democracy, ठीक है। Now coming on to the next article regarding eco sensitive zone। so देखिए बेसिकली जून में एक जजमेंट आया था। so there was a judgment in June, ठीक है। so June 2022 of the Supreme Court, and in that judgment सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो भी आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जैसे नेशनल पार्क्स हो गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इनके अराउंड इनका जो जैसे ये आपका नेशनल पार्क है तो इसके 1 किलोमीटर अराउंड जो भी एरिया होगा दैट विल बी अ इको सेंसिटिव जोन। नाउ ये इको सेंसिटिव जोन देखो बेसिकली ऐसा जोन एरिया है। पहली बात तो ये डिक्लेयर कौन करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिक्लेयर करेगा। और ये जो इको सेंसिटिव जोन है आपका, सी इसमें क्लियरली एक ट्रांजिशन जोन है या एक शॉक शॉक एब्जॉर्बर जोन है। बेसिकली इट इज अंडरस्टूड कि देखो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये प्रोटेक्टेड एरिया है इसमें कोई भी एक्टिविटीज अलाउड नहीं है और ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे सारी एक्टिविटीज अलाउड है, राइट। सो दैट्स वाई एक ऐसा जोन चाहिए यहाँ पे हमारी ट्रांजिशन होगी प्रोटेक्टेड एरियाज से लो प्रोटेक्टेड एरियाज में। और इको सेंसिटिव जोन में जैसे आप देख सकते हो कुछ एक्टिविटीज परमिटेड है, कुछ एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है एंड कुछ एक्टिविटीज रेगुलेटेड है। तो वो लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह ये सब जो है परमिटेड है। कौन सी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है, कमर्शियल माइनिंग प्रोहिबिटेड है, सॉमिल्स प्रोहिबिटेड है, इंडस्ट्रीज कॉजिंग पोल्यूशन, राइट। यानी आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ सच एक्टिविटीज जो कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट को डैमेज करती हैं, राइट, वो जो है यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। और कुछ एक्टिविटीज रेगुलेटेड जैसे फेलिंग ऑफ ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स, कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर, राइट। सो ऐसी एक्टिविटीज जिनका सम लिमिटेड इम्पैक्ट होता है वो जो है रेगुलेटेड है, ठीक है। बट मेनली इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है केरला में इसलिए कि इट इज बीइंग सेड दैट what Kerala government has argued is कि it would lead to massive displacement of people living in vicinity, right। जो फॉरेस्ट एरियाज के विसिनिटी में रह रहे हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। प्लस आप सबको पता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनका जो इस फॉरेस्ट एरिया में बहुत सारे राइट्स हैं। तो कहीं ना कहीं वो राइट्स भी इम्पैक्ट होंगे अंडर जो लोग अगर ये इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया गया है तो। So that's why Kerala government has petitioned against it। दोनों साइड आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक साइड आर्ग्यूमेंट है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, बट एक साइड आर्ग्यूमेंट है कि लाइवलीहुड है लोगों का, राइट, डिस्प्लेस हो जाएंगे लोग, ओके। सो अगेन यहाँ पे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट वाला आपका डिबेट आता है। सो अगेन इन्हीं चीजों में आपके पास व्यूज होनी चाहिए, आपके पास एक इसी टाइप की चीजों पे जो है कई बार आपका यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। सो देयर यू शुड हैव आर्ग्यूमेंट्स ऑन बोथ साइड। देखो आपके पास एज ए बीइंग ऑब्जेक्टिव आपको दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स पता होना चाहिए कि यस क्यों होना चाहिए इको सेंसिटिव जोन और नो क्या कंसर्न्स हैं एंड अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज डू नॉट इग्नोर रोल ऑफ वुमेन लाइवस्टॉक फार्मर। सो अगेन इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन है October 15। सो लेट्स डिस्कस इट। सो देखिए सो बेसिकली इसमें आर्टिकल में शुरुआत में हाईलाइट कर दिया गया है कि सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट, राइट। सो एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड ऑल्सो विद इन दैट अगर हम देखें अगर लाइव स्टॉक सेक्टर देखें
सो इट्स अकाउंट फॉर 5% ऑफ द नेशनल इनकम और ओवरऑल एग्रीकल्चर जीडीपी में 28% इन 2018-19। सो अगेन लाइफ स्टॉक सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है और रूरल एरियाज में वुमेन का रोल जो होता है या वुमेन एम्पावरमेंट के ऑब्जेक्टिव से दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि वी नीड टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ वुमेन इन लाइफ स्टॉक ट्रेडिंग, क्योंकि जब तक हम ये रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि वुमेन एक मेजर रोल प्ले कर रहा है लाइफ, वुमेन आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन लाइफ स्टॉक सेक्टर इन रूरल एरियाज, टिल देन हम लोग जो है सोल्यूशंस नहीं लाएंगे जो रूरल वुमेन को हेल्प करते हैं और जो दैट वुड अल्टीमेटली हेल्प रूरल वुमेन इन परफॉर्मिंग बेटर इन लाइफ स्टॉक सेक्टर। सो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग सेड कि हमें इंश्योर करना है कि जो भी पॉलिसीज आगे से लाएं हम लाइफ स्टॉक सेक्टर के, दैट शुड इंश्योर कि हम वुमेन सेंट्रिक हों और वी इंक्लूड वुमेन इन ऑल फैसेट्स ऑफ लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट, जैसे चाहे ब्रीडिंग हो, वेटनरी केयर हो, एक्सटेंशन सर्विसेज हो, ट्रेनिंग हो, एक्सेस टू क्रेडिट इन मार्केट्स, ठीक है। नाउ सी इन जनरल ऑल्सो हमने देखा है कि मेजोरिटी ऑफ वुमेन जो है, अगर रूरल एरियाज में हम देखें तो ज्यादातर वुमेन जो है एंगेज्ड हैं, मेजोरिटी ऑफ वुमेन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, यानी यहाँ पे बताया 72%, ठीक है। और अगर डेयरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में अगर हम जो है स्पेसिफिकली लाइफ स्टॉक सेक्टर में जाए और लाइफ स्टॉक सेक्टर में भी अगर डेयरी सेक्टर में जाए, तो देखो डेयरी सेक्टर में रोल ऑफ वुमेन वाज क्वाइट वेल रिकॉग्नाइज्ड और दैट्स व्हाई हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं डेयरी सेक्टर में जो है हमने देखा है इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। सो देखिए इट इज अ टू वे रिलेशन कि अगर लाइफ स्टॉक सेक्टर और रूरल वुमेन, सो अगर हम रूरल वुमेन को एम्पावर करते हैं तो लाइफ स्टॉक सेक्टर को बेनिफिट होगा, और अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि लाइफ स्टॉक सेक्टर में रूरल वुमेन का रोल है और ऐसे मेजर्स लेते हैं तो अगेन लाइफ जो है रूरल वुमेन को ही बेनिफिट होगा। सो इट्स टू वे रोल, ठीक है, कि रूरल वुमेन को बेनिफिट होगा अगर हम जो है लाइफ स्टॉक सेक्टर में उनका रोल रिकॉग्नाइज करते हैं और लाइफ स्टॉक सेक्टर को भी बेनिफिट होगा, ठीक है। सो जैसे ये एग्जांपल दिया है फॉर इंस्टेंस ऑफ द डेयरी सेक्टर कि डेयरी सेक्टर वाज क्वाइट उसमें जो है कोऑपरेटिव्स बने थे, उसमें रूरल वुमेन का काफी ज्यादा रोल था। नाउ बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, या फिर हम अंडर एस्टिमेट क्यों करें। सो दिस इज बिकॉज बहुत सारा जो वर्क करती हैं रूरल वुमेन फॉर इन लाइफ स्टॉक सेक्टर, कहीं ना कहीं वो स्पोरेडिक होता है नेचर में, यानी कहीं ना कहीं वो जो है उनकी डोमेस्टिक एक्टिविटीज का पार्ट होता है, जो केयर इकोनॉमी हम बोलते हैं, डोमेस्टिक वर्क जो अपने हाउस होल्ड वर्क होता है उसी का पार्ट होता है। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हाउस होल्ड वर्क होता है वो बेसिकली हाउस होल्ड वर्क होता है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कंसिडर करते हैं, बट दे लाइफ स्टॉक सेक्टर की जो एक्टिविटीज है कहीं ना कहीं दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एग्रीकल्चर जीडीपी, उसको हम जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड करते हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम हियर कि रूरल वुमेन जो मेजर ज्यादातर काम करती हैं इन लाइफ स्टॉक सेक्टर, दैट इज एज अ पार्ट ऑफ योर देयर हाउस होल्ड वर्क, इसलिए वो जो है करेक्ट नहीं होता। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है। सो एक टाइम यूज सर्वे किया गया था ऑफ अ विलेज। सो वहां पे दिखाया गया था जो वुमेन थी, दे स्टार्ट देयर डे बाय कलेक्टिंग डंग फ्रॉम द काउ शेड। नाउ अगेन दिस कलेक्टिंग डंग फ्रॉम द काउ शेड, ये कहीं ना कहीं लाइफ स्टॉक सेक्टर से रिलेटेड वर्क है, ठीक है। सी कलेक्टिंग डंग फ्रॉम काउ शेड यानी आप एक लाइफ स्टॉक सेक्टर का आउटपुट है काउ डंग, राइट, उसको कलेक्ट कर रहे हो तो आप ये लाइफ स्टॉक सेक्टर का वर्क है। बट अगेन दिस कम्स इन, ये वर्क है, इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए था एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट नाउ इट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक एक्टिविटी। इसलिए कई बार वुमेन खुद से जो है दे आर नॉट अवेयर कि ये जो काम वो करे दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर एक्टिविटी, सो वो खुद ही रिपोर्ट नहीं करती इसको, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस वी आर अंडर एस्टिमेटिंग इट, और अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ये तो हम प्रॉपरली पॉलिसीज नहीं बना पा रहे फॉर लाइफ स्टॉक सेक्टर एंड फॉर रूरल वुमेन, ठीक है। सो again because so as I already told you कि because of such nature way nature of the work जो women करती है livestock sector में, they do not themselves recognize livestock raising as an economic activity or they see that as a part of their domestic duty or care work. So ये under estimation का अगर हम देखें कितना ज्यादा है, so according to their estimate they tell that 12 million rural women, ये estimate है हमारा based on एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, ठीक है, 2011-12 का, कि 12 मिलियन जो है रूरल वुमेन है, दे आर एंगेज्ड इन लाइफ स्टॉक सेक्टर, बट एक्चुअली इट इज 49 मिलियन, राइट। अगर इनके हिसाब से जाएं, अगर ये जो है डोमेस्टिक वर्क एज अ पार्ट ऑफ देयर डोमेस्टिक ड्यूटी जो लाइफ स्टॉक एक्टिविटीज वो करती हैं, अगर वो हम इंक्लूड करें, राइट। सो दिस इज एन अंडर एस्टिमेशन। सो इसका प्रॉब्लम हम रिफ्लेक्ट होता है पॉलिसीज में, एंड
मोर और लेस एक और चीज यहाँ पे हाईलाइट की गई है कि ज्यादातर देखा गया है कि लाइफ स्टॉक रेयरिंग जो है एक ऑक्यूपेशन रहा है फॉर ओल्डर लेस एजुकेटेड वुमेन इन विलेज, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम देखें अब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है इसमें, सी नेशनल लाइफ स्टॉक पॉलिसी है 2013 की, विच एम्स एट इंक्रीजिंग लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन सस्टेनेबल। और ये जब ही पॉसिबल है जब हम रियलाइज करेंगे कि एक्चुअली वुमेन ही है जो 70% लेबर कंट्रीब्यूट करें। तो हमें ऐसी पॉलिसीज चाहिए जिसमें वुमेन को हेल्प मिले इन ब्रीडिंग ब्रीडिंग दी लाइफ स्टॉक, जिसमें वुमेन को हेल्प मिले इन गेटिंग वेटनी केयर फॉर लाइफ स्टॉक, उनको एक्सटेंशन सर्विसेज मिले, उनको ट्रेनिंग मिले, उनको क्रेडिट मिले फॉर देयर लाइफ स्टॉक एक्टिविटीज, ठीक है। सो अगर हमें नेशनल लाइफ स्टॉक पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है टू इंक्रीज लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन सस्टेनेबल मैनर, तो इसलिए हमें वुमेन जो इंगेज है इन सब लाइफ स्टॉक एक्टिविटीज में उन पे फोकस करना है, उनको ब्रीडिंग, वेटनरी केयर, एक्सटेंशन सर्विसेज, ट्रेनिंग और जो है क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी। Similarly, National Livestock Mission है, which was initiated for development of आपका जो है livestock sector. So again, इसका भी focus है availability of feed and fodder, providing extension services, improved credit flow. But again, यहाँ पे जब तक हम recognize नहीं करेंगे, see ये सब services देनी है, but we have to recognize कि ये सब services किनको देनी है. We have to give these, ensure कि ये services easily accessible हो to women who are engaged in livestock farming, ठीक है. एंड ऑल्सो इट शोज दैट कोई स्कीम्स और प्रोग्राम्स स्पेसिफिक नहीं है, सो इट डज नॉट प्रपोज एनी स्कीम और प्रोग्राम स्पेसिफिक टू वुमेन लाइफ स्टॉक फार्मर, ठीक है। सो ओवरऑल अगर कोर प्रॉब्लम्स देखें, व्हाट इज कोर प्रॉब्लम्स क्या हैं जो वुमेन लाइफ स्टॉक फार्मर की हैं विच आर नॉट विजिबल, क्योंकि हमने कभी ये देखा ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर काउंटिंग, जो अभी इतना सारा हमने डिस्कस किया कि हम एक्चुअली एस्टिमेट नहीं कर पाए कि कितनी वुमेन इंगेज हैं, हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ वुमेन इंगेज इन लाइफ स्टॉक इकोनॉमी, ठीक है। देन उनको एक्सटेंशन सर्विसेज नहीं मिलती, यानी एक्सटेंशन सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती है जो जिसमें वुमेन को बताया जाता है कि कैसे वो बेटर वे में अपने लाइफ स्टॉक को मैनेज कर सकती है, या उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि लेटेस्ट क्या टेक्नोलॉजीज आई हैं लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। थर्ड, इट वाज फाइंड आउट कि वुमेन को लोन नहीं मिलता, सो विदाउट कोलेटरल उनको जो है लोन्स नहीं मिलते परचेज करने के लिए लाइफ स्टॉक। फॉर इंस्टेंस इट सेज कि 15 लाख केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जो दिए गए थे, नाउ दिस इज अ स्कीम जिसके थ्रू जो है लाइफ स्टॉक फार्मर को दिए गए थे, राइट। बट इसमें हमें ये नहीं पता कि कितने वुमेन बेनिफिशियरीज थे, राइट। Fourth, again, women livestock farmers lack technical knowledge on choice of animal breeding and veterinary care. So ये जो है services उनको ही provide करनी चाहिए. In fact, mostly जो breeding services हैं, artificial insemination वगैरह, इसके लिए mainly जो है men perform these tasks. Why? क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं, we never thought about कि women actually engaged रहते हैं उसमें, तो उनको भी इन services की जरूरत होगी, ठीक है। Fifth, that women are not aware of the composition and function of dairy boards, right? So dairy boards वगैरह ये सब जो सारी जो organizations है women के बारे में aware नहीं है, mostly men exercised decisions, right? So यहाँ पे हमें जो है इनको भी women centric बनाना होगा, ठीक है। And lastly, see, women's labor is critical to livestock sector economy, right? So जो हमारा topic भी है UPSC में economics of animal rearing, right? सो उसमें भी देखो एनिमल रेयरिंग में सिंस दे आर सेइंग दैट इतनी सारी वुमेन एंगेज्ड हैं, सो हमें ऐसी स्कीम्स एंड पॉलिसीज लानी होगी जो इन वुमेन जो एंगेज्ड है लाइफ सेक्टर में, इनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है और इंश्योर कि इनकी जो लाइफ स्टॉक एक्टिविटीज की प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, सो दैट वो ओवरऑल लाइफ स्टॉक सेक्टर को हेल्प करेगा, ओवरऑल वो एग्रीकल्चर सेक्टर को एंड ओवरऑल रूरल इकोनॉमी को वो हेल्प करेगा। सो दिस इज इट अबाउट दिस आर्टिकल, दैट इज कि जो है लाइफ स्टॉक फार्मर्स जो वुमेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लाइफ स्टॉक सेक्टर और रूरल इकोनॉमी में। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑन डीप टेक, नाउ इंडियन डीप टेक एंड अ केस फॉर स्ट्रेटेजिक फंड। सो बेसिकली यहाँ पे आपको डीप टेक समझना होगा कि डीप टेक क्या है। सो डीप टेक आर सच टेक्नोलॉजीज विच आर ऐसी स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, डीप टेक कंपनीज जो ऐसे नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं विच आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक डिस्कवरी और मीनिंगफुल इंजीनियरिंग इनोवेशन। सो बेसिकली सी एक सिंपल फंडा होता है, देखो कोई भी साइंटिफिक रिसर्च होती है, आप देखते हो बेसिक साइंसेस में या जो भी फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में रिसर्च होती है, ठीक है, राइट। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक उसमें रिसर्च होती है, अभी तक इसका डेली लाइफ में एप्लीकेशन नहीं होता, बट इसको जो है डेली लाइफ एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना,
ये काम किनका होता है? ये होता है डीप टेक स्टार्टअप्स का, डीप टेक स्टार्टअप्स का। और ये काम करने में कि जो बेसिक फंडामेंटल रिसर्च हुई है, राइट, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज हैं जो फंडामेंटल रिसर्च हुई है, या ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी तक डेली लाइफ एप्लीकेशन में नहीं आई, राइट, सो उनको जो है डेली लाइफ एप्लीकेशन वाली टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए काम होता है डीप टेक स्टार्टअप का। नाउ ये जो काम करना होता है इसके लिए बहुत सारी फंडिंग चाहिए होती है, प्लस ये जो काम होता है इसका गेस्टेशन पीरियड, यानी जो है इस काम में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और आज की डेट में अगर हम देखें तो आप देखते हो कि भाई जेप्टो है, जोमेटो है, ये दीज आर शैलो टेक, यानी ये लोग कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई इनोवेशन वगैरह ये कुछ नहीं कर रहे, राइट। और ये लोग क्या कर रहे हैं? दीज आर शैलो टेक, मतलब ये जो है सिंपली एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, उनको यूज करके कंज्यूमर एंड यूजर के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, राइट। तो इनके लिए तो फंडिंग बहुत है, इनके लिए बहुत फंडिंग है, क्योंकि देखा जाता है इनमें रिटर्न्स इजीली मिल जाते हैं। बट इस चीज के लिए, डीप टेक के लिए, जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे एआई हो गया, एमएल का यूज करके हम कोई जो है एजुकेशन की प्रॉब्लम यूज सॉल्व करें, सो डीप टेक, तो अगर डीप टेक बोले, सो बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च या फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को डेली लाइफ एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना, ये काम है डीप टेक का, राइट। और इसके लिए इनको चाहिए फंडिंग, और वो भी इनको चाहिए ऐसी फंडिंग जो लंबे समय तक हो, लॉन्ग टर्म हो, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। बट इनको नहीं मिलती, जेप्टो जोमेटो जो शैलो टेक पे करते हैं उस वहां पे रिटर्न्स दिखते हैं इन्वेस्टर्स को, वहां पे करते हैं, इनको नहीं मिलती। तो यही प्रॉब्लम हाईलाइट की गई है इस आर्टिकल में। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज बीइंग हाईलाइटेड इन दिस आर्टिकल, कि ये जो डीप टेक सेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, फॉर सेल्फ रिलायंस स्पेशली। सेल्फ रिलायंस के लिए इंडिया के स्टार्टअप्स इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्टअप्स, राइट। बिकॉज सी इन जनरल भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई जो है सोशल प्रॉब्लम्स या कई जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, राइट। और दीज इनोवेशंस आर मीनिंगफुल, मीनिंगफुल इंजीनियरिंग, यानी जो सोसाइटी को एक्चुअली हेल्प करते हैं, राइट। और सेल्फ रिलायंस के पर्सपेक्टिव से भी पर्टिकुलरली हम देखा गया डीप टेक स्पेशली मिलिट्री टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, ये सब जो चीजें हैं वहां पे इंपॉर्टेंट होती हैं। सो दैट्स व्हाई वी नीड वर्ल्ड क्लास डीप टेक कैपेबिलिटीज इन सर्टेन सेक्टर्स, जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है मेनली, जैसे डिफेंस हो गया, एरोस्पेस हो गया, राइट, सेमीकंडक्टर्स हो गया, ओके। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो डीप टेक टेक्नोलॉजी वो डुअल यूज है, यानी सिविलियन यूज भी हो सकता है और मिलिट्री यूज भी, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल आई होप कि आप समझे होगे कि इंपॉर्टेंस क्या है डीप टेक का, बिकॉज ऑफ दिस इंपॉर्टेंस। और उसमें प्रॉब्लम क्या है डीप टेक में, कि इनको बहुत सारी फंडिंग चाहिए, लॉन्ग टर्म फंडिंग चाहिए। सो वही चीज इन्होंने भी हाईलाइट की है कि दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, कि जो है फंडिंग नहीं है, इंडिया में जो है इतनी फंडिंग नहीं मिलती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट इज स्टिल द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर डीप टेक, ठीक है। गवर्नमेंट अभी भी है, एंड ऑलरेडी जो है पैसा नहीं है इतना। अगर यूएस वगैरह देखोगे तो वहाँ डार्पा वगैरह ऐसी एजेंसीज है जो बहुत सारा पैसा लगाती है, बट इंडिया में ऐसी एजेंसीज नहीं है। सो दैट्स वाई इंडिया में भी हमें फंडिंग चाहिए, और फंडिंग आएगी कहाँ से? रीडायरेक्टिंग जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सीएसआर का पैसा है, और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को, एचएनआईज वगैरह जो है उनको टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाए फॉर इन्वेस्टिंग इन डीप टेक, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस इज बीइंग आर्ग्यू, कि इंडिया में जो है डीप टेक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, ठीक है, फॉर सेल्फ रिलायंस। एंड व्हाई, व्हाट इज डीप टेक, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये बताया गया है। और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनको फंडिंग नहीं मिल रही, तो फंडिंग के लिए क्या करें? दैट वी नीड टू क्रिएट अ स्ट्रेटजिक फंड, राइट। उसका फंड का नाम लिखा है इंडिया स्ट्रेटजिक फंड। सो ये फंड जो है डीप टेक में जो भी जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक एरियाज में मिलिट्री वगैरह उसमें डीप टेक है, स्टार्टअप्स हैं, उनको फंडिंग देगा, लॉन्ग टर्म फंडिंग देगा, राइट। और पर्टिकुलरली इस फंड में पैसा कहाँ से आएगा? सीएसआर और टैक्स इंसेंटिव से। सो जैसे जो है सीएसआर, ये बता सकते हैं कि सीएसआर वाले अपना पैसा इस इंडिया स्ट्रेटजिक फंड में लगा दे, या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को टैक्स इंसेंटिव दे, दैट वो यहाँ पे जो है इन्वेस्ट करे, ठीक है। सो ओवरऑल अगर ये नहीं करते, सो देखो अभी आगे तो हम देख रहे हैं कि इंडिया काफी सारी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज है, उसके लिए वी आर इम्पोर्टर। सो अगर आगे जाके इंडिया को सुपर पावर बनना है, एंड इट वांट्स टू अटेन इट्स विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, सो फॉर दैट वी नीड टू इन्वेस्ट इन डीप टेक, ठीक है। और उसके लिए गवर्नमेंट को उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक फंड बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है उसके लिए डीप टेक चाहिए, डीप टेक के लिए आपको एक स्ट्रेटेजिक फंड चाहिए जो लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्टमेंट दे, ठीक है।
देन नो टाइम फॉर प्लेसिबो, सो बेसिकली वी इंडिया को चाहिए कि जो उसके ड्रग कंट्रोलर की इमेज है CDS, राइट, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल, CDSCO, इसकी जो इमेज है दैट शुड बी ऑफ इंडिपेंडेंट ड्रग रेगुलेटर। क्यों? क्योंकि अभी जो है एक मेडियन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड था, उसने एक जो कफ सिरप बनाया था वो गाम्बिया में मार्केट किया। सो वहां पे 66 चिल्ड्रन जो है दे वर अनफॉर्चुनेटली जब इसको कंज्यूम करने के बाद दे डाइड देयर। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू वर्क ऑन दिस, राइट। इंडिया में लॉ है, वी हैव अ स्ट्रिंजेंट लॉ, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इतना अच्छा। दैट इज व्हाट इज बीइंग आर्ग्यूड। सो इंडियन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, इट इज अ स्ट्रिंजेंट लॉ, इसमें 10 साल की इम्प्रिजनमेंट है, फाइन्स हैं, राइट। बट अगेन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जैसे एक केस दिया है, राइट, सो इट इज रेयरली एग्जीक्यूटेड। जैसे एक DEG, सो बेसिकली दिस इज द रीजन जिसके कारण गाम्बिया में डेथ हुई थी, डाई इथेलाइन ग्लाइकॉल। सो ये जो है कंटेमिनेंट फाउंड किया गया था इन दी कफ सिरप। सो इंडिया में भी एक इंस्टांस हुआ था 2020 में, कफ सिरप था, उसमें ये DEG कंटेमिनेंट था, जिसके कारण 13 चिल्ड्रन डाइड इन जम्मू एंड हिमाचल प्रदेश। ओवरऑल सब कुछ हुआ, बट अल्टीमेटली कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। यानी लॉ है, पनिशमेंट है, बट प्रोसिक्यूशन नहीं है, यानी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि कोई सस्टेन फॉलोअप नहीं होता टू प्रूव इन कोर्ट्स कि इसी प्रोडक्ट के कारण डेथ हुई। सो बट देखो, इट इज सी, ऑब्वियसली मेनली लाइफ के बारे में ही है कि भाई ड्रग्स जो है लाइफ को सेव करने के लिए होते हैं, उसके कारण लाइफ का लॉस नहीं होना चाहिए। बट अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, राइट। इंडिया को बोला जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और अगर ऐसी चीजें होंगी, सो इंडिया से इस टैक्स जो है, इंडिया का इससे ट्रस्ट लूज होगा, और इंडिया कैन लूज दिस टैग, राइट। सो दैट्स व्हाई India's reputation as a major global supplier of drugs and vaccines, so there would be a greater scrutiny कि इंडिया क्या करता है इस केस में। एंड ओवरऑल इंडिया को इसलिए जो है अपना ड्रग रेगुलेटर को एक इमेज आनी चाहिए कि इट शुड बी independent and impartial, right? And it could be trusted internationally and domestically, ठीक है। So that's why हमें जो है ये इंश्योर करना है to retain our tag of pharmacy of the world and to ensure कि हमारे जो है pharmaceutical products across the world export होते रहे। We need to ensure कि जो हमारे ड्रग रेगुलेटर है, इसकी इमेज ऐसी हो कि impartial और independent हो, और इसके लिए we need to ensure कि जो laws हैं stringent वो properly implement हो। नेक्स्ट वन इज स्मैश हिट। सो बेसिकली नासा का मिशन था डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट, राइट, जिससे 160 मीटर वाइड एस्टेरॉइड जिसका नाम है डाइमॉर्फस, जो एक दूसरे लार्जर एस्टेरॉइड के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, डिडमॉस, उसको जो है हमने उसकी जो है ट्रेजेक्ट्री चेंज की है बाय स्मॉल अमाउंट। नाउ बेसिकली आइडिया यही है कि अगर अर्थ की तरफ कोई एस्टेरॉइड आ रहा है, देयर इज एनी एस्टेरॉइड व्हिच इज कमिंग टुवर्ड्स अर्थ एंड इज गोइंग टू इम्पैक्ट अर्थ, so we need to have technologies so that we can nudge the asteroid and alter its course so that वो अर्थ पे इम्पैक्ट ना करे, राइट। एंड जो टेक्नोलॉजी इसको यूज की गई थी, राइट, इट वाज द काइनेटिक इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी, राइट, काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक टू नज द अर्थ बाउंड एस्टेरॉइड्स आउट ऑफ द वे बिफोर, मतलब काफी ऐसा नहीं कि इमीडिएट लास्ट मिनट इफेक्ट, बट काफी समय पहले जो है कर लो, ठीक है। नाउ सी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सो एक एग्जांपल दिया है, now I exactly do not know how to pronounce it properly, Cyclops crater का एग्जांपल दिया है। so this crater created an impact of 10 kilometer 10 kilometer large asteroid था which fell on earth in 66 million years ago, ठीक है। now आप सब प्लीज कमेंट्स में बताइए where is this crater, ठीक है, कमेंट्स में बताइए कि ये क्रेटर कहाँ पे। so ये चिक्लप्स क्रेटर था जो आपका 66 मिलियन ईयर्स अगो जो है 10 किलोमीटर लार्ज एस्ट्रॉइड था, आया था, एंड 75% ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ वाज वाइप्ड आउट। इनफैक्ट एक और एग्जांपल दिया आपके लिए कि अगर 100 मीटर वाइड एस्ट्रॉइड ही आ गया, इट कैन डिस्ट्रॉय सिटी ऑफ द साइज ऑफ चेन्नई। बट ये तो एक ऑब्जेक्टिव है एस्ट्रॉइड्स का जो है ट्रेजेक्टरी चेंज करने का, एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है कि अर्थ से दूर करने का, एक दूसरा है कि भाई अर्थ के पास की ऑर्बिट्स में लाया जाए, और इन एस्ट्रॉइड्स को, राइट, सो दैट इन एस्ट्रॉइड से हम जो है मिनरल्स निकाल सके। सो देखो दोनों चीजें हैं इसका, एक ऑब्जेक्टिव सी कई बार आप लोग अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है आपको मेंस में क्वेश्चन आ जाए इस चीज पे, ठीक है। सो दो ऑब्जेक्टिव, पहला है कि ऑब्वियसली सेव करना अर्थ पे जो है अर्थ को फ्रॉम एनी एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एस्ट्रॉइड से मिनरल वेल्थ निकालना, तो उनको क्लोजर लोकेशंस में ले जाए जहां से उनसे मिनरल वेल्थ जो है निकाल सके। एंड लास्टली बताया गया है कि देखो ये तो चलो हम एक्स्ट्रा जो है अर्थ के स्पेस की प्रॉब्लम्स की बात करें, बट
ऑन दी अर्थ इटसेल्फ क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? तो जैसे इस अर्थ के बाहर के लिए ऐसी सोल्यूशन लाए, इसी टाइप का सोल्यूशन हमें क्लाइमेट चेंज के लिए भी जो लाना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट ड्रास्टिक रहेगा एस्टेरॉयड इम्पैक्ट जैसा, ठीक है? देन द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे इज रिगार्डिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपका आया है, राइट? एंड अगर आप देखोगे तो इसमें इंडिया की रैंक है 107 आउट ऑफ 121, और इसमें इंडिया इज बिलो श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, सो दैट इज समथिंग अ कॉज ऑफ कंसर्न। ओनली अफगानिस्तान की रैंक इज बिलो इंडिया, राइट? और इसमें देखो, आप देख सकते हो 4 इंडिकेटर्स है: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। सो लेट्स सी। सो अगर कंपोजिशन देखें तो 3 डायमेंशंस हैं, 4 इंडिकेटर्स हैं। 3 डायमेंशंस क्या है? इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, और इसका कंपोनेंट है अंडर नरिशमेंट, यानी अंडर नरिशमेंट मतलब आपको जितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है एनर्जी के लिए, अपने डे टू डे एक्टिविटीज कैरी करने के लिए, उससे कम कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो, राइट? एंड देन सेकंड वन इज द चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसमें अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी देखी जाती है। एंड थर्ड वन इज चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, तो इसमें 2 चीजें होती हैं, वेस्टिंग एंड स्टंटिंग। तो आप देख सकते हो कि मेल न्यूट्रिशन के फॉर्म होते हैं ये स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। स्टंटिंग मतलब पीपल आर टू शॉर्ट फॉर देयर एज, यानी हाइट जो है कम रह जाती है जो है बच्चों की, दैट इज नोन एज स्टंटिंग। वेस्टिंग मतलब पीपल आर टू थिन फॉर देयर हाइट, यानी बहुत ज्यादा पतले जब हो जाते हैं बच्चे, राइट? सो लो वेट, बहुत लो वेट होता है, दैट इज नोन एज वेस्टिंग। एंड ओबेसिटी इज अनदर फॉर्म, राइट? सो नाउ ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया का जो परफॉर्मेंस देखें तो चाइल्ड वेस्टिंग जो है बड़ा है। सो मतलब जो है बच्चे जो है ज्यादातर जो है दे हैव वेरी लो वेट, राइट? चाइल्ड वेस्टिंग बड़ा है। दूसरी चीज, अंडर नरिशमेंट भी बड़ा है, ठीक है? तीसरी चीज, बट 2 चीजों में हमने इंप्रूवमेंट देखा है कि क्या, चाइल्ड स्टंटिंग डिक्लाइन हुआ है 38.7 से 35 पॉइंट, चाइल्ड स्टंटिंग डिक्लाइन हुआ है आपका, एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी भी डिक्लाइन हुआ है, ठीक है? सो ऑन अ होल इंडिया हैज shown स्लाइट वर्सनिंग ऑफ इट्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है? ये डेटा आप यूज कर सकते हो आंसर लिखते वक्त, जब जीएस पेपर 2 में आप आंसर लिखो। एंड ऑल्सो डू टेल मी इन कमेंट्स की ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये विच एजेंसी, कौन सी एजेंसी निकालती है? प्लीज डू टेल मी इन दी कमेंट्स, ओके? सो दिस इज इट फॉर टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस, राइट? एंड कल जो है हर्षवर्धन सर लेंगे आपका डेली न्यूज एनालिसिस, सो डू टेल मी इन दी कमेंट्स कि कौन निकालता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन योर प्रिपरेशन।